वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू क्रैक AIB एग्ज़ाम ईजिली। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 15 दिन का चैलेंज चला रही हूँ कि अपना 15 दिन के अंदर अपना AIB का एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें इजी वे में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना AIB का एग्ज़ाम कैसे निकाल लें। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज हमारा कितना तारीख है, आज 20 नवंबर है और 30 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइमिंग नहीं, मात्र 9 दिन हमारे पास बचे हुए हैं अपना AIB का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ CPC का कुछ प्रोविज़न कि कोर्ट में जो केस होता है, जो हमारा सूट होता है, सिविल सूट कैसे फाइल होता है, जजमेंट तक का पूरा प्रोसीजर 5 मिनट में। अगर आप मेरा 5 मिनट वीडियो देखते हो तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि एक जो केस होता है सिविल सूट जिसको हम बोलते हैं वो कैसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दैट और देखते रहिए। ओके, सबसे पहले कोई भी केस होता है तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट केस लेके आता है तो आप कैसे पता करोगे कोई भी केस क्रिमिनल नेचर है, सिविल नेचर है। अगर कोई केस क्रिमिनल नेचर है तो हम कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। अगर कोई केस जो है आपका सिविल इन नेचर है तो उसको हम बोलते हैं सिविल सूट। सिविल सूट सब, और ये कैसे, कौन सा सेक्शन आपको बताया, सेक्शन 9 के तहत हमको ये पता चलता है कि जो हमारा जो सूट है वो सिविल इन नेचर है। अब बात करते हैं पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है, आपका जो केस है वो 5 लाख का है, 1 करोड़ का है, 20 लाख का है, उसके हिसाब से हम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्ट के पास कितना मामला का मतलब पावर है देखने का, तो उसके हिसाब से हम कोर्ट डिसाइड करते हैं। फिर आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है, क्षेत्राधिकार। मतलब आप पटना में रह रहे हो, ठीक है, बिहार में हो, पटना में हो, पटना में दानापुर में हो, कहाँ पे हो, जहाँ पे भी आप हो तो वहाँ का जो कोर्ट है अगल बगल का, वहीं पे ना आप अपना केस फाइल करो। आप रह रहे हो दानापुर में और पालीगंज के कोर्ट में जाके केस फाइल कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर दानापुर में हो तो दानापुर के कोर्ट में ही केस फाइल करोगे अपना, पालीगंज के कोर्ट में तो जाकर अपना केस फाइल नहीं करोगे। तो उसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब बात करते हैं कि आपका ये सब हो गया, आपने फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सूट सेक्शन 26 ऑर्डर 4 के तहत अपना सूट ले जाओगे कोर्ट में, इंस्टीट्यूट करोगे। अब सबसे एक और बात है, जैसे एक सेक्शन 3 में हायरार्की ऑफ द कोर्ट बताया गया है। CPC का सेक्शन 3 में हायरार्की ऑफ द, सबसे पहले कौन सा कोर्ट आता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर आपका आएगा सबसे पहले सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के बाद आपका आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, CJI का कोर्ट। फिर आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। इस तरीके के कोर्ट डिसाइड होते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो अपना केस देखते हैं। जैसे ही कंज्यूमर का कंज्यूमर राइट का ट्रिब्यूनल हो गया, फिर GNT होते हैं, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया, फिर आपका ह्यूमन राइट्स का हो गया। ये सब ट्रिब्यूनल के हिसाब से आप सिविल सूट वहाँ पे भी केस अपना फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो केस होता है, सूट होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, तो सबसे लोएस्ट ग्रेड ऑफ द कोर्ट में जाएगा। सबसे निचले स्तर का जो कोर्ट होता है वहाँ पे भी कोई भी केस को हम ले जाते हैं, मतलब केस हो या फिर सिविल सूट हो। ओके, अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया भाई, अब हम अपना प्लेंट कैसे तैयार करेंगे। प्लेंट खाली हाथ तो आप नहीं जा सकते हो ना कोर्ट में कि हाँ जैसा आप, मैं आ गई हूँ अपना केस लेके, आप मेरा बात सुन लीजिए और मेरा केस दायर कर दीजिए अपने को। ऐसा नहीं होता, आपको अपना एक प्लेंट तैयार करना पड़ता है जिसमें आपका रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको आप बोल सकते हो कोर्ट में सबमिट करते हो, उसको प्लेंट बोलते हैं। तो प्लेंट आपका कौन सा ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 7 के तहत अपना प्लेंट तैयार करोगे। प्लेंट में जो जो चीज़ लिखी जाती है वो सब बात अपना मेंशन करोगे। ओके, अब प्लेंट तो तैयार हो गया, आप कोर्ट में ले गए, ठीक है। क्या कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है। कोर्ट के पास पावर है। अगर आप अपने प्लेट में कोई चीज़ मिसप्रिंट कर देते हो, गलती लिख देते हो, कुछ छोड़ देते हो, कोर्ट फी जमा नहीं करते हो, तो इस सब की वजह से ऑर्डर 7 रूल 10 में आपका जो प्लेंट है वो रिटर्न हो जाता है। आपको जैसा बोलेंगे इसको जाइए जाइए ठीक करके लाइए, इसमें आपका कुछ मिसप्रिंट है, आपने ये चीज़ मेंशन नहीं किया, आपने कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं किया, कैसे आप केस फाइल कर सकते हो। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं आपका जो सूट है प्लेंट को रिटर्न करने में। ओके, फिर उसके बाद आता है रिटर्न हो गया, फिर होता है रिजेक्ट। आपने कुछ ऐसा ही चीज़ मेंशन नहीं किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कोर्ट फी ही नहीं सबमिट किया, तो आपका प्लेंट इस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट हो सकता है। एफिडेविट लगाना था, आपने लगाया नहीं, बहुत ऐसे ग्राउंड होते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्लेंट है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। ओके, अब तो ये हो गया, मान लीजिए ये सब हो गया, आपका केस जो है कोर्ट में आपने सब कुछ सही किया, सारा जो टर्म्स और कंडीशन था प्लेंट का वो सब कुछ
और एक होता है प्लीडिंग, जो कि ऑर्डर 6 ने बताया होता है। प्लीडिंग क्या है? तो प्लीडिंग में ये प्रोसेस बताता है कि प्लेंट और WS मतलब रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल होता है कोर्ट में, वही सबका प्रोसेस है, दोनों का समराइज। रिटन स्टेटमेंट तो आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो प्लीडिंग होता है ऑर्डर 6 में बताया गया वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका प्लेंट तो इंस्टीट्यूट हो गया, कोर्ट में सबमिट हो गया, सही है आपका प्लेंट। अब क्या करेगी कोर्ट आपका जब प्लेंट सबमिट हो गया तो कोर्ट समन भेजेगी, किसको? डिफेंडेंट को। ऑर्डर 5 के तहत, ऑर्डर 5 के तहत डिफेंडेंट को समन जाएगा, कोर्ट उसको समन भेजेगी कि आइए आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, आप आइए यहाँ पे। तब क्या होगा? डिफेंडेंट आएगा। अगर डिफेंडेंट मान लीजिए, कभी कभी तो ऐसा भी तो होता है डिफेंडेंट नहीं आता, आप समन 2-3 बार भेज दिए फिर भी डिफेंडेंट जानबूझकर नहीं आ रहा। अब कौन सा इसका ऑर्डर है भाई? तो इसका ऑर्डर है 9। ऑर्डर 9 में अगर आपका डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? एक्स पार्टे डिसीजन होता है ऑर्डर 9 रूल 6 में। ऑर्डर 9 रूल 6 में आप अपना एक्स पार्टे डिसीजन करवा सकते हो। एक्स पार्टे जो डिसीजन होता है उसको भी मतलब सेट असाइड किया जाता है। सेट असाइड का मतलब होता है कि हाँ उसको मतलब ख़त्म कर दिया। आप डिफेंडेंट मान लीजिए वो नहीं आया, ऑर्डर 9 में आपने बहुत बार समन 2-3 बार समन भेजा, वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो हम क्या कोर्ट क्या करेगी? एक्स पार्टे ऑर्डर कर देगी प्लेंटिव के फेवर में। अब जब प्लेंटिव के फेवर में आ गया ऑर्डर तो डिफेंडेंट दौड़ आया, जज साहब हमको समन नहीं मिला था, हम यहाँ पे नहीं थे, हम कहीं बाहर गए, बहुत सारा लेट्स वाई अपना रीज़न बताएगा। कोर्ट उस रीज़न से मतलब सर्टिफाइड हो जाती है तो फिर क्या कहेगी? ठीक है, आप अपना जो सेट असाइड कर देती है उस ऑर्डर को जो प्लेंटिव के फेवर में हुआ था। और सेट असाइड कौन से रूल्स में होता है? तो ऑर्डर 9 रूल 7 में सेट असाइड हो जाएगा। क्या? वो जो प्लेंटिव के फेवर में जो भी जजमेंट आया था, हो गया। अब क्या करेगी? कोर्ट कहेगी कि ठीक है भाई, अब तो आप आ गए हो तो आप अपना WS फाइल करो। WS का मतलब होता है रिटर्न स्टेटमेंट, शॉर्ट में बोला जाता है। जो डिपेंडेंट है अब वो 30 से 90 दिन के अंदर अपना जो भी WS है वो फाइल करके कोर्ट में ले आएगी। तो डिफेंडेंट मान लीजिए सारा जो भी उस पर क्लेम लगाया गया वो सब उसको एडमिट कहती है कि 5,000 या 10,000 जो भी अमाउंट है उस कहती है कि इससे मेरा बाकी, तो वो कहती है हाँ सच में बाकी। तो क्या होगा? फर्स्ट हियरिंग में ही आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा ऑर्डर 15 के तहत। फर्स्ट हियरिंग में जो भी मान लीजिए दोनों पार्टी एग्री कर ही रही है तो फिर क्या ही जरूरत है आगे बढ़ाने। अगर जो डिफेंडेंट होती है वो कहती है नहीं, वो काउंटर क्लेम करती है। काउंटर क्लेम क्या होता है भाई? काउंटर क्लेम होता है सेट ऑफ होता है। अगर मान लीजिए काउंटर क्लेम कर रही है, काउंटर क्लेम मतलब डिफेंड जो प्लेंटिव है वो कह रहा है कि इससे मेरा 50,000 बाकी है और डिफेंडेंट कह रहा है कि इससे तो मेरा कुल 1.5 लाख बाकी है, कोर्ट साहब इससे मेरा ना 1.5 लाख रुपया बाकी है, ये मेरे पहले से लिया। तो अब उसका तो काउंटर क्लेम हो गया भाई। अभी 50,000 का क्लेम कर रहे थे और वहाँ पे वो 1.5 लाख है। अब इसको अब प्लेंटिव को ही क्या करना पड़ेगा? डिफेंडेंट को पैसा देना पड़ेगा भाई। तो अब वो क्या करेगा? वो WS फाइल करेगा, फिर उसको अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है आपका काउंटर क्लेम जिसको हम बोलते हैं। कोर्ट में काउंटर क्लेम यूज़ होता है और फिर जो प्लेंटिव होती है वो WS फाइल करती है कि हाँ वो एग्री करती है नहीं करती है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे इसको हम काउंटर क्लेम। अब एक होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? और ये जो काउंटर क्लेम है ये ऑर्डर 8 रूल 6A में बताया गया काउंटर क्लेम। अब सेट ऑफ क्या होता है? तो मान लीजिए वो प्लेंटिव बोलती है कि जज साहब मेरा ना इसे 50,000 रुपये बाकी है, और जो डिफेंडेंट आता है वो बोलता है कि जज साहब इसका 50,000 रुपये नहीं बाकी है, इसका 20,000 ही रुपये बाकी है, 30,000 रुपये हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो एग्री कर रही है कि मैंने पैसा लिया था, मैंने पैसा लिया था, इस बात को एग्री कर रही है और अब 20,000 ही बाकी है। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब उसमें से कम हुआ है अमाउंट, अब कम, अब 20,000 जो ही अमाउंट है वो इशू में है। अब फेमिंग ऑफ इशू होता है। अब ये सब हो गया, ठीक है, वो आई अपना रिटर्न WS फाइल की दोनों ने। अब इसके बाद जज साहब क्या करेंगे? फेमिंग ऑफ इशू करेंगे कि आखिर मुद्दा के इन दोनों के बीच में जो विवाद का जो जड़ है किस पॉइंट पे आके अटक रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेमिंग ऑफ इशू। ऑर्डर 14 के तहत इसमें होता है फेमिंग ऑफ इश्यूज किया जाता है। अब क्या हुआ? अब तो सब कोई हो गया, अब क्या किया जाएगा? तो अब बुलाया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट होगा, सबमिट होगा, विटनेस को बुलाया जाएगा। तो विटनेस को ऑर्डर 16 में के तहत हम बुलाते हैं कि आइए विटनेस, आपका स्वागत है, कोर्ट में आके अपनी गवाही को दीजिए। कोर्ट में विटनेस को समन जाएगा, समन गया। अब क्या होता है?
अब जब समन गया, विटनेस आ गए, विटनेस ने अपना बयान दिया, तो उसका क्रॉस भी तो किया जाएगा। इसका एग्जामिनर जो विटनेस जो बात बोल रहा है वो सब सच है या झूठ बोल रहा है। आपने देखा होगा कि कोर्ट में अपोनेंट जो होते हैं, जो प्लेंटिफ अपोजिट पार्टी वाले जो भी एडवोकेट होते हैं, वो एग्जामिनेशन लेते हैं विटनेस का कि हाँ कि आप जो बोल रहे हो वो सही, उसको क्रॉस करते हैं कि हाँ जो सही, उसको बातों में अपने फंसा के और उसका जो सही बात होता है वो निकलवाते हैं। तो ये कौन से ऑर्डर के तहत होता है? इसको किया जाता है, समन किए बुलाएं 16 में। अब इसको ऑर्डर 18 के तहत उसका विटनेस का एग्जामिनेशन होता है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। अब आता है जजमेंट को पास करने का टाइम। तो ऑर्डर 20 में जजमेंट पास किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर 20 में आपका जजमेंट पास हुआ। क्या जजमेंट पास हुआ तो इससे डिसाइड हो गया कि हाँ किसके फेवर में तो जजमेंट है। पर उससे क्या, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि इसका जो 1.5 लाख का जो अमाउंट है आप दीजिए। अब 1.5 लाख का जो अमाउंट है भाई देना है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करवाया जाए? उसके लिए एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको हम लोग डिग्री का एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो वो कौन से ऑर्डर में? तो ऑर्डर 21 में के तहत डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। मान लीजिए जजमेंट मेरे फेवर में आ गया, तो उसके बाद हम इसको अथी तो करवाएंगे कि हाँ अभी तक दे नहीं रहा है, जजमेंट तो आ गया बट इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऑर्डर 20 में करवाएंगे। उसके बाद क्या है भाई, अब तो इसके बाद अपील में आप जाइए। 96 में आपका फर्स्ट अपील दिया हुआ है, सेक्शन 96 में ऑर्डर 41 और 40 के में आप अपना अपील में जा सकते हो। ऑर्डर और सेक्शन, देखिए जो सीपीसी है उसमें ऑर्डर में भी डिवाइड है और सेक्शन में भी डिवाइड है। ऑर्डर जो है उसमें रूल्स है बहुत सारे, एक ऑर्डर है उसमें अंदर बहुत सारे रूल्स है। सबसे बड़ा जो ऑर्डर है आपका ऑर्डर 21, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा ऑर्डर है और रूल्स है जिसमें सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर 21 है, उसमें 106 रूल्स हैं भाई, 106 याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो सबसे कौन सा बड़ा है? ऑर्डर 21, जिसमें कितने रूल्स हैं? 106, ठीक है। अब मान लीजिए ये सब तो हो गया जो, हाँ अपील के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अपील क्या होता है? अपील, मान लीजिए कोई एक प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है। अब प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ गया, डिफेंडेंट बोल रहा है कि नहीं हम इस जजमेंट को नहीं मानेंगे, तो क्या करेगा? ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा अपील में। तो फर्स्ट अपील होता है। ऐसे जनरली कोई कोई जो जजमेंट होता है ऑर्डर का अपील नहीं होता है, कोई कोई का होता है। जिसका अपील नहीं होता है उसका क्या होता है? रिवीजन होता है, ठीक है, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर होते हैं जिसका अपील होता है। तो अपील, फर्स्ट अपील को 1906 में बताया गया है और जो आपका सेकंड अपील है वो 100 में बताया गया है। 2 अपील होते हैं, एक फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है, फिर एक होता है रिवीजन, जो जिसका अपील नहीं हो सकता वैसे का रिवीजन होता है उस ऑर्डर का। अब एक होता है रिव्यू। रिव्यू कौन करता है? तो रिव्यू का मतलब होता है जो सेम कोर्ट होती है ना जो जजमेंट पास की, उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए भी कहा जाता है। कुछ ऐसा नए साक्ष्य, जिसके नए साक्ष्य अगर एविडेंस उस टाइम नहीं थे और मान लीजिए फिर आ गए, तो आप कोर्ट में ये जाके कह सकते हो कि जैसा साहब हम ना इसी कोर्ट में, लेकिन जनरली रिव्यू में जजमेंट जनरली चेंज नहीं करते हैं जजेस, क्योंकि उन्होंने एक बार जजमेंट पास कर दिया तो अब उसके अगेंस्ट थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन उसमें जनरली डिसीजन चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत से केसेस में होता भी है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं रिव्यू। अब बात आता है भाई, रिव्यू हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा रिव्यू। रेफरेंस होता है जो कि हाई कोर्ट में जाता है रेफरेंस के लिए। तो यही है आपका अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अपना पूरा जो भी सीपीसी का समराइज्ड फॉर्म में जो भी बताना था मैंने बताया आप लोगों को, और बहुत कुछ भी बहुत कुछ है इम्पॉर्टेंट जिसमें बताने के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ एंड धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप भी अपने एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।